नमस्कार दोस्तों, 6 अप्रैल 2022 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है? तो बेसिकली नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी बनने वाली है। तो इस रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर केंद्र की सरकार ने बोला है कि ये जो मुला पेरियार डैम के लिए अभी के लिए सुपरविजरी कमेटी बनी हुई है, इसको 1 साल तक और काम करने दीजिए। 1 साल के बाद जब ये डैम सेफ्टी बिल के अंदर जो नई कमिटीज बनाई गई हैं वो फंक्शनल हो जाएंगी। इस टॉपिक को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं कुछ रेफरेंस वीडियोस भी प्रोवाइड करूंगा जो कि आपको बैकग्राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। फिर कल ही मैंने एक वीडियो बनाई थी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने 22 यूट्यूब चैनल्स को बैन किया है। तो इस न्यूज को थोड़ा सा और देख लेंगे और रेफरेंस में दे दूंगा आपको। नेक्स्ट भाई, राज्यसभा में एक बिल पास हुआ है जहां पे 3 दिल्ली की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को मिला के एक कर दिया गया है। 2012 से पहले होती थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में आती थी। इसको तोड़ के 3 अलग अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में बांट दिया गया था। तो अभी के लिए जो बिल पास हुआ है वो इन 3 अलग अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को मिला के एक में कन्वर्ट कर रहा है। फिर वेस्ट अफ्रीका की फूड क्राइसिस के यहाँ पे बारे में बात की गई है। फिर गवर्नमेंट ने रूल 193 ऑफ द लोकसभा के अंदर यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर बातचीत की। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के एमपीज ने अपना यहाँ पे व्यू पॉइंट दिया। इस रिस्पेक्ट में सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स ये बोल रहे हैं कि भाई जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं वो कम से कम फॉरेन पॉलिसी के फील्ड में इंटरनेशनल मुद्दों में अपना व्यू एक रखें। क्या बताया जरा यहाँ पे देखेंगे। फिर गोटाबाया राजपक्सा की सरकार गिर गई। इनका जो की प्राइमरी एलाई था इनके कॉलिशन में वो इनको छोड़ के जा चुका है, इसको समझेंगे। और फाइनली अगर आप देखो तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, ये 2005 का एक बिल है, एक एक्ट है। इस एक्ट में अमेंडमेंट किया है और अमेंडमेंट के थ्रू एक सेक्शन 12A इसमें जोड़ा गया है। ये सेक्शन 12A क्या चेंजेस करता है ओरिजिनल एक्ट ऑफ 2005 में, इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो इतनी न्यूज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं। वर्ड ऑफ द डे है यहाँ पे पैनाशिया। व्हाट इज पैनाशिया? देखिए, समथिंग दैट विल क्योर ऑल डिजीजेस, सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज। मतलब एक सॉल्यूशन जिससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है, यंग है, ठीक है ना, उसकी शादी नहीं हो रही है, घर में परेशानी है, बहन की शादी करनी है, खुद खाने पीने के पैसे नहीं है। तो पैनाशिया क्या है कि भाई उसकी कोई अच्छी सी नौकरी लग जाए। मैं आपको समझाने के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं। मतलब आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन ओवरऑल एक कोई चीज अगर ऐसी हो गई जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम चलेगी तो वो हो जाएगा पैनाशिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल एजुकेशन इज द पैनेशिया फॉर ऑल सोशल इविल्स। जितने भी प्रकार के सोशल इविल्स है, जैसे कि चाइल्ड मैरिज हो गया, ठीक है ना, ओवरऑल आप कह लो कि सुपरस्टिशन हो गया, तो ये सारे पैनेशिया को दूर करने के लिए अगर लोगों के अंदर एजुकेशन आ जाए तो कोई भी पैनेशिया ना रहे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। इफ पॉसिबल फॉर यू फ्रेंड्स, क्लिक द ज्वाइन बटन। ज्वाइन बटन से काफी मदद मिलती है। ऑलमोस्ट सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो क्लिक द ज्वाइन बटन इफ यू कैन। चलिए, पहली न्यूज, लेट डैम कमिटी कंटिन्यू फॉर अ ईयर। यहां पे केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से बोला है कि भाई मुला पेरियार डैम के लिए जो अभी के लिए सुपरविजरी कमेटी काम कर रही है, जी हाँ, मुला पेरियार डैम का इशू बहुत पुराना है। इस इशू को बहुत डिटेल में मैंने लगभग 1 साल पहले एक वीडियो बना के समझाया था, मुला पेरियार डैम इशू बिटवीन केरला एंड तमिलनाडु। अगर ये पर्टिकुलर वीडियो आपने नहीं देखी तो आप देख लो। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड है, केरला का क्या स्टैंड है, तमिलनाडु का क्या स्टैंड है, ये मैंने सब कुछ आपको समझा रखा है। और ओवरऑल आप देखो तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ही एक सुपरविजरी कमेटी भी बनाई गई है। ये सुपरविजरी कमेटी समय समय पे केरला तमिलनाडु दोनों के स्टेटमेंट्स को सुनती है और ओवरऑल फाइनल एक्शन सजेस्ट करती है। अब ये जो मुला पेरियार डैम सुपरविजरी कमेटी है, इसके अंदर केरला के कुछ लोगों को शांत नहीं कराया जा पा रहा है। तमिलनाडु बोल रहा है डैम सेफ है, केरला बोल रहा है डैम सेफ नहीं, केरला बोल रहा है इसको हटा के दूसरा डैम बताओ, फिर केरला ये भी बोल रहा है कि मुला पेरियार डैम के डाउन स्ट्रीम में एक और डैम बनाओ, तमिलनाडु बोल रहा है ये सब सही नहीं है। तो इश्यूज है और बहुत लंबे समय से मुला पेरियार डैम के केस में इशू उठते चले आ रहे हैं। केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से बोला है कि ठीक है, अभी के लिए 1 साल तक आप मुला पेरियार डैम सुपरवाइजरी कमेटी को काम करने दो। हम ऑलरेडी फंक्शनल कर चुके हैं डैम सेफ्टी एक्ट 2021 को। इसके अंदर नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी बनेगी। ये जो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी है वो यहाँ पे फिर तमिलनाडु केरला वाले मुद्दे को देख सकेगी। सेंटर ने बोला है कि देखिए,
तमिलनाडु और केरला दोनों के ही चीफ सेक्रेटरी समय समय पे मुल्लापेरिया डैम को लेके अपने अपने व्यू पॉइंट्स देते रहते हैं। अभी के लिए इनके व्यू पॉइंट सुन रही है मुल्लापेरिया डैम सुपरविजरी कमेटी। जैसे ही नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी ऑपरेशनल हो जाएगी, ये पूरा का पूरा काम नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी अपने पास ले लेगी। फिर ये डिसाइड करेगी कि डैम की मेंटेनेंस सेफ्टी वगैरह के लिए क्या क्या करना है। तमिलनाडु केरला बहुत लंबे समय से लीगल डिस्प्यूट में इन्वॉल्व है। शुरुआत में तमिलनाडु के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, बोला कि मुल्लापेरिया डैम के अंदर इतनी हाइट तक पानी आ सकता है। केरला ने बोला इतनी हाइट तक आएगा, डैम टूट गया तो केरला में लोग मर जाएंगे। बहुत से पॉइंट्स हैं यहाँ पे, सारे पॉइंट मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में बता चुका हूँ। मुल्लापेरिया डैम वाली डैम सेफ्टी बिल के रिस्पेक्ट में मैंने एक वीडियो बनाई है दोस्तों, ये मैंने बनाई है या विनी सर ने बनाई, एक बार जाके देख लीजिएगा। बहुत डिटेल में डैम सेफ्टी बिल यहाँ पे समझा रखा है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो को देख लोगे तो डैम सेफ्टी बिल के बारे में आपको पता चल जाएगा। एक बार डैम सेफ्टी बिल पूरी तरीके से प्ले में आ गया तो नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी बनेगी, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी बनेगी। ये पॉलिसीज इवॉल्व करेंगे, रेगुलेशंस रिकमेंड करेंगे कि कहां पे डैम के क्या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स रखने हैं, कैसे डिस्प्यूट्स को स्टेट्स के बीच में रिजॉल्व करना है। जैसे ही नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी बनेगी, केरला और तमिलनाडु रोते हुए इनके पास पहुंच जाएंगे। लेट्स सी वो क्या बोलते हैं। मुल्लापेरिया डैम 126 साल पुराना डैम है। इसकी मेंटेनेंस को लेकर केरला तमिलनाडु आपस में लड़ते रहते हैं। केरला का बोलना है कि भाई ये एक थ्रेट है, कभी भी टूट सकता है, लाखों लोगों को मार सकता है। तमिलनाडु का बोलना है कि भाई बिल्कुल स्ट्रांग है, कोई टेंशन नहीं है, हम और पानी इसमें भर सकते हैं। केरला को ऑब्वियस सी बात है इस डैम से सीधे सीधे फायदा है, तो ओवरऑल वो तो इस डैम के फेवर में ही बात करेंगे। जीएस पेपर 2-3 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन और इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स में नीज काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है, राज्यसभा पासेस दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022। राज्यसभा ने दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022 साइन कर लिया है। इसका क्या मतलब, पास कर दिया है, मतलब इसका मतलब यह है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली बनाई जाएगी। इसके अंदर जो 3 अलग अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है इनको मिला के एक कर दिया जाएगा। कौन सी 3 है, तो एक है नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एक है साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एक है ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब 3 अलग अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनने से क्या हुई कि 3 अलग अलग जगहों में अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर, अलग अलग स्टाफ, ओवरऑल अलग अलग इक्विपमेंट्स। तो इन सब चीजों के चलते रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया, ऐसा यहां पे केंद्र की सरकार बोल रही है। तो केंद्र की सरकार कह रही है कि भाई सिनर्जाइज्ड और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए हम ये तीनों सिविक बॉडीज नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मिला के एक बना रहे हैं। वैसे तो दिल्ली की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनी थी 1957 में, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1957 के थ्रू। 2012 में इसको तोड़ के 3 अलग अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बांट दिया गया और 2012 में सरकार कांग्रेस की थी और फाइनली 2022 में बिल पास करके इन तीनों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जोड़ के एक कर दिया जा रहा है। ठीक है भाई, जब ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टूटी नहीं थी, एक थी 2012 से पहले, उस समय पे आप कह सकते हो कि दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी ये। यहां पे अब थोड़ी पॉलिटिकल एलिगेशंस भी हो रहे हैं। जैसे अमित शाह जी ने जब इन तीनों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को मिला के एक करने की बात की तो उन्होंने बोला कि भाई जो करंट आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसने स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दिया इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को, सही समय पे इनको पैसा रिलीज नहीं किया है, इनकी पावर्स में कुछ इंटरफेरेंस डाला है। आम आदमी पार्टी बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगा रही है कि भाई इस समय पे क्यों आप तीनों मिलवा रहे हो। एक्चुअली में रिसेंटली ही इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में इलेक्शन होने वाले थे, तो केंद्र की सरकार ने कुछ समय के लिए इलेक्शंस रुकवा दिए और अब यहाँ पे शायद मर्जर के बाद इलेक्शंस होंगे। तो हम आम आदमी पार्टी ने बोला कि यहाँ पे इन सिविक बॉडीज में वोटिंग जीतने के लिए ये बीजेपी सारा कांड कर रही है, कल की डेट में हमें दिल्ली से हटा के यहाँ पे वोट जीतने के चक्कर में। तो इस प्रकार के पॉलिटिकल एलिगेशंस यहाँ पे बहुत से हो रहे हैं। अब देखिए पॉलिटिक्स में तो एलिगेशन होते ही हैं, एक पार्टी दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाती है, दूसरी पहले के ऊपर, और ये होना भी चाहिए। रीजन बीइंग डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को चैलेंज करने के लिए रहेगी तो कभी भी हमारे देश में टोटलिटेरियन टेंडेंसीज नहीं आ सकती, कोई ना कोई इफेक्टिव चेक एंड बैलेंस रहेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली 3 में बदल दी गई थी 2012 में। उससे पहले अगर आप देखो तो दिल्ली की 9 में से 8 डिस्ट्रिक्ट्स को मैनेज करने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी, अब तो दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ओवरऑल ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एक समय पे बहुत बड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी, 11 मिलियन सिटीजन्स को कैटर करती थी, 1 करोड़ 10 लाख को। अब तो दिल्ली की आबादी बहुत ज्यादा हो गई है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ 2011 के सेंसस के हिसाब से दिल्ली की आबादी कितनी है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की आप कह सकते हो। अच्छा, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली जब थी 2012 में, जब वो ट्राइफर्केट नहीं हुई थी, उसके साथ साथ 2 और बॉडीज थी, अर्बन लोकल बॉडीज। एक थी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काउंसिल
और एक थी दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड। ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है, अब तो खैर इसको 3 को जोड़ के 1 कर दिया जाएगा। आप कह सकते हो कि भाई इसका ज्यूरिसडिक्शन बहुत बड़ा है। मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड जो कह लीजिए दुनिया के हैं वो इस पर्टिकुलर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एम्बिट में आते हैं। ठीक है भाई, तो रूरल अर्बन विलेजेस इनको सिविक सर्विसेज प्रोवाइड करती है दिल्ली की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हालांकि अब रूरल इलाके तो बहुत कम है इस पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन के अंदर। अनऑथराइजिंग कॉलोनीज को रेगुलेट करना, स्लम्स को रेगुलेट करना, स्क्वाटर सेटलमेंट्स को रेगुलेट करना, ये सब काम करती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। जीएस पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी। फिर अगली न्यूज है, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने 22 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक कर दिया है। इस रिस्पेक्ट में मैंने कल ये वीडियो भी बनाई है, आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। लेटेस्ट सेक्शन में मेरे वीडियोस के ये पर्टिकुलर वीडियो आपको मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे ये बताया कि कैसे इंटरनेट ब्लॉक किया जाता है, यहाँ पे कैसे वेबसाइट को ब्लॉक करना हो तो किया जाएगा, कैसे जब एक यूट्यूब चैनल, फेसबुक अकाउंट या ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करना हो तब क्या किया जाएगा। तो भाई 22 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक हुए, जिसमें से 18 इंडियन है और 4 पाकिस्तानी। हालांकि जो 18 इंडियन यूट्यूब चैनल है ये भी पाकिस्तानी एजेंडा को फैलाते थे। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर गलत न्यूज देते थे, कोविड-19 को लेकर गलत न्यूज देते थे। ये न्यूज डायरेक्टली इंडिया को इंपैक्ट कर रही थी, तो इसलिए यहां पे इनको बैन कर दिया गया। इन चैनल्स की क्यूमुलेटिव ओनरशिप 262 करोड़ थी। डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे थे और गलत तरीके से फैला रहे थे। गलत तरीके से मतलब क्या है, तो ये क्या करते थे कि ओवरऑल दूसरे टीवी न्यूज चैनल का लोगो इस्तेमाल करके अपने थंबनेल में लगा देते थे। तो थंबनेल थोड़ा ज्यादा अपीलिंग लगता था, लोग ज्यादा क्लिक करते थे, कंटेंट में बहुत वायरलिटी होती थी, उल्टी सीधी बातें, बकवास बातें। और आपको पता है कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान बकवास बातों की तरफ ज्यादा जाता है। तो ओवरऑल इन चैनल्स की व्यूअरशिप बढ़ जाती थी, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती थी वो फॉल्स थी, वो फेक थी, वो एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा थी। इसलिए इन चैनल्स को यहाँ पे बैन कर दिया गया। अच्छा, आईटी रूल्स 2021 जो आए हैं ना, उनके अंदर पहली बार किसी इंडियन यूट्यूब चैनल को बैन किया गया है, इसलिए ये न्यूज थोड़ी और आग पकड़ रही है। हालांकि अगर आप देखो तो इससे पहले भी, वैसे तो आईटी रूल से पहले जो नियम कानून थे उसके अंदर पहले भी इंडिया में 78 यूट्यूब बेस्ड चैनल्स को, बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन किया गया है। लेकिन ये जो आईटी रूल्स निकल के आए हैं ये थोड़े ज्यादा ताकतवर है। अभी उससे पहले देखते हैं कि आईटी रूल्स से पहले जो 2021 के आईटी रूल्स आए, इससे पहले कौन सा एक्ट था जो कि ऑनलाइन साइबर स्पेस में सरकार को रेगुलेशन की ताकत देता था। तो वो था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इसके थ्रू साइबर क्राइम से रिलेटेड साइबर स्पेस के गलत इस्तेमाल को सरकार पिनलाइज कर सकती थी। इसमें एक सेक्शन था, सेक्शन 66A। ये काफी पावरफुल सेक्शन था। तो अगर सोशल मीडिया पे कोई ऑफेंसिव और डेरोगेटरी इंफॉर्मेशन पोस्ट की गई है तो सेक्शन 66A के थ्रू सरकार उसको रोक सकता था। कई बार ये बोला गया कि भाई फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन को अथॉरिटीज रोक रही हैं सेक्शन 66A के थ्रू, तो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को स्ट्रक डाउन कर दिया। फिर नेक्स्ट आईटी एक्ट 2000 के अंदर एक था सेक्शन 69A। सेक्शन 69A के अंदर सरकार के पास ये ताकत थी कि अगर कोई उल्टा सीधा कंटेंट इंटरनेट पे पोस्ट करके सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट काम कर रहा है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट्स के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो ऐसे केसेस में वहां पे उसको टेक डाउन किया जा सकता था इंटरनेट से। तो बहुत सारी चाइनीज एप्स को पहले सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट 2000 के अंदर टेक डाउन किया गया। अब सवाल उठता है कि जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 अवेलेबल है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 लाने की क्या जरूरत थी। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा प्रज्वला केस ऑफ 2018। प्रज्वला केस ऑफ 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से बोला कि भाई ऑनलाइन बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डिस्प्ले करता है, इनडिसेंट तरीके से वुमेन को पोर्ट्रे करता है। इन सब चीजों को रोकने के लिए कुछ करिए। तो सरकार यहां पे क्या ले आई, आईटी रूल्स 2021 लेके आई। जीएस पेपर 2 और 3 में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। फिर भाई रूल 193 ऑफ द लोकसभा के अंदर पार्लियामेंट में ये डिस्कशन हो रहा है कि भाई ये जो यूक्रेन क्राइसिस चल रही है उसमें इंडिया का स्टांस गलत है, सही है। तो यहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यूनियन लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर है किरण रिजिजू, इन्होंने बोला कि जितने भी एमपीज हैं उनको कम से कम फॉरेन पॉलिसी को लेके इंडिया का एक स्टांस रखना चाहिए, यूनिफॉर्म स्टांस रखना चाहिए। देखिए, डोमेस्टिक इश्यूज को लेके आपके अलग अलग व्यू पॉइंट हो सकते हैं। डोमेस्टिकली एक पॉलिटिकल पार्टी ये कर रही, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ये कर रही, इस इशू में ये सही है वो गलत है, ये सब तो डेमोक्रेसी का पार्ट है, ये तो चलो ठीक है। लेकिन जब बात आती है फॉरेन पॉलिसी की, जब आती है ऐसे इंपॉर्टेंट सेंसिटिव मुद्दे की जहां पे रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है और पूरी दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है, वहां पे अगर इंडिया की पार्लियामेंट के अंदर एक बड़ा तबका ऐसा निकल आएगा जो कि रशिया के बिल्कुल अगेंस्ट बोलने लगेगा, तो भारत सरकार की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अगेंस्ट अपोजिशन इंडिया के अंदर दिखाई देगा
और इसको कैश ऑन गलत तरीके से कर सकते हैं फॉरेन मीडिया हाउसेस, फॉरेन कंट्रीज। इसीलिए इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया के जो एमपीज हैं खासकर, वो ओवरऑल यहां पे रशिया यूक्रेन मुद्दे पे भारत की फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करें, ऐसा यहाँ पे किरेन रिजिजू साहब बोल रहे हैं। फिर ये बता रहे हैं कि भाई मैं स्लोवाक रिपब्लिक गया था, वहां पे मैंने देखा कि कैसे यूक्रेन के आसपास की कंट्रीज ने इंडियंस को निकालने में मदद की, हम उनको थैंकफुल हैं, यूक्रेन में कितनी प्रॉब्लम हो रही है ये हम सब तो देख ही रहे हैं। ओवरऑल बहुत सारे ओवरसीज इंडियंस ने भी मदद की कि यूक्रेन में जो 24 फरवरी के बाद जंग शुरू हुई है तब इंडियंस को कैसे ना कैसे करके बाहर निकाला जाए। फिर अलग अलग एमपीज ने नेहरूवियन लेगेसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट को सपोर्ट किया, और बेसिकली हम यहाँ नॉन ही अलाइन तो हो रहे हैं ना, हम यूक्रेन के सपोर्ट में बोल रहे हैं ना हम रशिया के सपोर्ट में बोल रहे हैं। रशिया के सपोर्ट में हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, बट अगेंस्ट भी कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि हमको वहां से कुछ स्ट्रेटेजिक सप्लाईज लेनी है। फिर कांग्रेस के एमपी मनीष तिवारी ने सरकार की यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में जो पॉलिसी रही है इसको सपोर्ट किया है, बोला है कि भाई सरकार ने इंडियन सिटीजन को निकाला, ये अच्छी बात है। इससे पहले लिबिया में 2011 में, कुवैत ने 1990 में, लेबनान में 2006 में भी एक्सट्रैक्शंस हुए थे और इंडिया ने अपने सिटीजन को इन कंट्रीज से निकाला था। फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भारत सरकार से बोला है कि आप एक एक्टिव रोल प्ले करिए, इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने की कोशिश करिए। ये जो ह्यूमैनिटेरियन चैलेंज था ओवरऑल अभी चल भी रहा है यूक्रेन के अंदर, इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को समझाइए लड़ाई ना करें। फिर शशि थरूर साहब ने बोला कि ठीक है भाई, हमने अपने स्टूडेंट्स को बाहर निकाल लिया, लेकिन बाकी कंट्रीज ने जिन तेजी से यूक्रेन से अपने स्टूडेंट्स, अपने नागरिकों को निकाला, इंडिया को निकालने में थोड़ा ज्यादा समय लग गया। भारतीय स्टूडेंट्स को बॉर्डर चेक पॉइंट पहुंचने में परेशानी हो रही थी, तो ओवरऑल हम थोड़ा लेट रहे हैं अपने ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस में, हम थोड़ा लेट रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के एक्सट्रैक्शन में, ऐसा बोल रहे हैं शशि थरूर साहब। फिर शशि थरूर साहब का ये बोलना है कि इंडिया को थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए रशिया के अगेंस्ट। हमारा सबसे बड़ा एलाई था यूएसएसआर, और यूएसएसआर के अंदर रशिया यूक्रेन दोनों आते थे, तो यूक्रेन हमारा कोई दुश्मन नहीं है। नो डाउट हम कुछ सप्लाईज लेते हैं रशिया से, बट इसका मतलब ये नहीं है कि गलत चीज पे उनका सपोर्ट देने लगेंगे, ऐसा शशि थरूर साहब बोल रहे हैं। फिर बहुजन समाजवादी पार्टी के एमपी श्याम सिंह यादव का क्या बोलना है कि भाई ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और रशिया गलत कर रहे हैं। फिर ये बोल रहे हैं कि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी गलत कर रहा है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की क्यों गलत कर रहा है कि भाई उनके देश में इतना वायलेंस हो रहा है, तो थोड़ी बहुत हार मार के कम से कम वायलेंस ही बंद कर दो। फिर एनसीपी पार्टी की जो एमपी हैं सुप्रिया सूले, इन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब को बधाई दी, बोला कि जो ऑपरेशन गंगा आपने कंडक्ट किया, स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट किया, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। वायलेंस इन यूक्रेन इज अनपार्डनेबल। अभी रिसेंटली सरकार के ऊपर उन्होंने ये भी प्रेशर डाला है कि भाई जो बूचा किलिंग्स है इसके लिए आपका क्या बोलना है। तो बूचा किलिंग्स के रिस्पेक्ट में मैंने आज ही सुबह एक वीडियो बनाई है, अपडेट हो गई है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। रूल 193 ऑफ द लोकसभा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या होता है लोकसभा के अंदर जब भी कोई फंक्शनिंग चल रही होती है, कोई डिस्कशन चल रहा होता है, जरूरी नहीं है कि अगर आप रूल 193 ऑफ द लोकसभा के अंदर डिस्कशन कर रहे हो तो उस डिस्कशन के बाद कोई फॉर्मल मोशन इंट्रोड्यूस हो और उसके ऊपर वोटिंग पड़े। रूल 193 ऑफ द लोकसभा के अंदर डिस्कशन हो जाएगा, डिस्कशन में सब लोग अपने अपने व्यू पॉइंट दे देंगे और फाइनली जो मिनिस्टर है वो एक छोटा सा रिप्लाई दे देगा। एक प्रकार का इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए रूल 193 ऑफ द लोकसभा को इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बेटू पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में न्यूज आपको काम आएगी। अगली न्यूज ये है कि भाई सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है एक बिल टू बैन फंडिंग ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। देखिए समझना पड़ेगा, एक लॉ है 2005 का, लॉ का नाम है द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम्स प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 2005। इस पर्टिकुलर एक्ट में लिखा है कि जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इनको आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, लेकिन अब इस पर्टिकुलर एक्ट को अमेंड किया जा रहा है और इसके अंदर लाया जा रहा है सेक्शन 12A। और सेक्शन 12A क्या बोलता है कि कोई भी इंडिविजुअल अगर इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर फाइनेंसिंग करता पाया गया, चीजों को खरीदता हुआ पाया गया, इन टेक्नोलॉजीज में अपना पैसा लगाता हुआ पाया गया, तो उसके सारे एसेट्स को हम सीज कर लेंगे। मतलब ये नया बिल, अमेंडमेंट बिल, ताकत देता है सरकार को टू फ्री, सीज और अटैच फंड्स और अदर फाइनेंशियल एसेट्स और इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओन्ड और कंट्रोल्ड होली और जॉइंटली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय सच पर्सन और हेल्ड बाय और बिहाफ ऑफ एट द डायरेक्शन ऑफ सच पर्सन or derived or generated from the funds or other assets controlled or owned directly or indirectly by such person। मतलब अब weapons of mass destruction and their delivery system की किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर किसी इंडिविजुअल ने इन्वेस्ट किया, कुछ खरीदा, कैसे भी पैसा खत्म किया, तो ऐसे केसेस में उस इंडिविजुअल से रिलेटेड सारे इकोनॉमिक एसेट्स फ्रीज कर दिए जाएंगे। उस इंडिविजुअल से रिलेटेड उसके फैमिली मेंबर्स, जिस तरीके से भी वो फाइनेंशियली इंडिविजुअली किसी के साथ जुड़ा हुआ है, उनके सारे इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एसेट्स को सरकार फ्रीज कर देगी। बेसिकली यहां पे सरकार क्या बोल रही है
कि जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है ये ह्यूमैनिटी के लिए खतरनाक है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी फाइनेंशियल सैंक्शंस लगा के रखता है उन लोगों के ऊपर जो इस प्रकार के WMD का प्रोलिफरेशन करते हैं। तो ओवरऑल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड द डिलीवरी सिस्टम एक्ट 2005, इसका सेक्शन 12A वाला अमेंडमेंट जो अभी 2022 में हो रहा है, फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक्ट 1947 हो या कोई भी ऐसा एक्ट जहां पे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के अगेंस्ट कुछ भी लिखा हुआ है, अगर ऐसे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में आपका पैसा लगा नजर आता है, आप खरीदते नजर आते हो, आप इन्वेस्ट करते नजर आते हो, आपके सारे फाइनेंशियल एसेट्स सीज हो जाएंगे। अब सवाल उठता है कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होता क्या है? तो न्यूक्लियर, रेडियोलॉजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कुछ भी हो सकता है जो एक बड़ी तादाद में, मास तादाद में लोगों को मार सके, इसको आप बोलते हो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को वर्ल्ड वॉर 2 के समय पे एरियल बॉम्बिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन ओपरा में एक प्री ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर अटैक कर दिया इजरायली एयरफोर्स ने 1981 में, और इजरायली पीएम मेनाचेम बेगिन ने क्या बोला कि अगर कोई भी इजराइल के अगेंस्ट कंट्री वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाएगी तो हम उसके ऊपर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके उसको तबाह कर देंगे। तो मतलब जैसे न्यूक्लियर वेपन्स हो गए, केमिकल वेपन्स हो गए, बायोलॉजिकल वेपन्स हो गए, रेडियोलॉजिकल वेपन्स हो गए, जो कि एक ही बार में बहुत सारे लोगों को मास लेवल पे मार सकते हैं, ऐसे वेपन्स को आप वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बोलते हो। जीएस पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज ये है कि भाई वेस्ट अफ्रीका में वर्स्ट फूड क्राइसिस चल रही है इन अ डेकेड। इंटरनेशनल एड ऑर्गेनाइजेशंस का बोलना है वेस्ट अफ्रीका के हालात बहुत खराब है। 2015 से लेकर अगर अब तक आप देखो तो जिन लोगों को इमरजेंसी फूड असिस्टेंस की जरूरत है वेस्ट अफ्रीका में, उनका नंबर चौगुना हो चुका है। 7 मिलियन से 27 मिलियन, 70 लाख से 2 करोड़ 70 लाख पहुंच चुका है। साहेल नाम के इस रीजन के आप कह लो, मतलब ये जो साहेल रीजन है वेस्टर्न अफ्रीका का, वहां पे जो कि सहारा डिजर्ट के साउथ में, यहाँ पे मेनली कंट्रीज आती हैं बुर्किना फासो, नाइजर, चाड, माली और नाइजीरिया। अगर नक्शे पे देखो तो ऊपर आपको सहारा डिजर्ट नजर आ रहा है, नीचे की तरफ आपको साहेल नजर आएगा। इसमें नाजर, माली, चाड, सुदान, बुर्किना फासो यहाँ नीचे आपको नजर आ रहा है। इन कंट्रीज में एक बड़ी फूड सिक्योरिटी चल रही है, फूड क्राइसिस चल रही है, और यहाँ पे एक इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी भी चल रही है। तो ओवरऑल इस इलाके के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। आप कह लो कि लगभग 5 साल से कम के 63 लाख बच्चे एक्यूटली माल न्यूरिश्ड हैं। यहाँ पे यंग गर्ल्स के सामने अर्ली मैरिज का चैलेंज आके खड़ा हुआ है, ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं। सेंट्रल साहिल रीजन की प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम कर रही है, लोग अपना एसेट्स बेच रहे हैं, खाने के लिए उनके पास चीजें हैं नहीं, और इसकी बड़ी वजह यह है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। रशिया यूक्रेन, जैसा कि मैंने आपको बताया, गेहूं के सबसे बड़े एक्सपोर्टर थे। दुनिया भर में 25% से ज्यादा गेहूं रशिया यूक्रेन मिलकर एक्सपोर्ट करते थे, और वॉर के समय पे ये एक्सपोर्ट हो गया है बंद। तो इन वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में गेहूं आ नहीं रहा, और अगर कहीं से खरीद भी सकते हैं तो वो पड़ रहा है महंगा, और ये है गरीब कंट्रीज, तो ये कैसे खरीदेंगी? रशिया और यूक्रेन से मिलके इन कंट्रीज का 1/3 से 50%, मतलब 33% टू 50% ऑफ व्हीट ऑफ दीज कंट्रीज, ये कहां से आता था? रशिया यूक्रेन से आता था, जो कि आना बंद हो गया है। अब चूंकि रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रही है, तो बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन जो अलाउंसेस हैं, पैसे हैं, वो यूक्रेन की तरफ जा रहे हैं। तो पहले जो पैसे इन वेस्ट साहिल रीजन की कंट्री के पास जाते थे, वो अब यूक्रेन के पास जा रहे हैं। तो ओवरऑल इन कंट्रीज के पास ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कम हो गई है, इनके हालात और खराब हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेनमार्क ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि इट विल पोस्टपोन हाफ ऑफ इट्स एंटायर बायलैटरल डेवलपमेंट असिस्टेंस टू बुर्किना फासो एंड माली इन ऑर्डर टू फंड द रिसेप्शन ऑफ पीपल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम यूक्रेन। मतलब यूक्रेन से जो लोग भाग के डेनमार्क के अंदर पहुंचे हैं, उनको मैनेज करने के लिए पैसा चाहिए, तो डेनमार्क ऑलमोस्ट जो पैसा भेजता था बुर्किना फासो और माली को, उसका आधा अब नहीं भेजेगा। क्यों? क्योंकि डेनमार्क का बोलना है कि जो यूक्रेन से लोग आ रहे हैं उनको मैनेज करने के लिए हमें पैसा चाहिए। मतलब यूक्रेन रशिया क्राइसिस ने ओवरऑल इन वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। जिस पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी। और आज की फाइनल न्यूज, गोटाबाया राजपक्षा श्रीलंका की पार्लियामेंट में मेजोरिटी लूज कर चुके हैं। ओवरऑल गोटाबाया राजपक्षा की जो रूलिंग पार्टी है, जिसका नाम है श्रीलंका पोदुजुना पेरामुना, SLPP, पीपल्स फ्रंट, इसकी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोalition पार्टनर था श्रीलंका फ्रीडम पार्टी, जिसके पास 40 MP थे। अब ये श्रीलंका फ्रीडम पार्टी ने अपने आप को इस रूलिंग अलायंस से कर लिया है अलग। इससे साफ साफ नजर आ रहा है कि भाई रूलिंग अलायंस की पॉपुलैरिटी घट गई है। रूलिंग अलायंस के अगेंस्ट कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आया है, लेकिन ओवरऑल श्रीलंका फ्रीडम पार्टी ने अपना सपोर्ट खींच लिया, और इनके सपोर्ट खींचने से जो मेजॉरिटी थी गोटाबाया राजपक्षा के पास, वो मेजॉरिटी चली गई है।
ओवरऑल गोटाबाया राजपक्षा ने चीजों को थोड़ी सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, पूरा कैबिनेट का मास रेजिग्नेशन करवा दिया और बाद में नई कैबिनेट बना के एक नया फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, लेकिन उस फाइनेंस मिनिस्टर ने तुरंत ही रिजाइन कर दिया। कोई भी इस समय पे आग को हाथ में लेना नहीं चाहता, सिचुएशन बहुत खराब है, उसको संभालना बहुत मुश्किल है। श्रीलंका के पास पैसे हैं नहीं, लोग सड़कों पे दंगे करने के लिए उतरे हुए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर को तो फूंक देंगे सड़कों पे अगर वो निकल गया तो फाइनेंस मिनिस्टर कोई बनना ही नहीं चाह रहा है। ऐसे केसेस में अपोजिशन के मेंबर्स ये भी बोल रहे हैं कि जो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी लेके आए हैं ये गोटाबाया राजपक्सा और महिंदा राजपक्सा, इस एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी को हटाओ। यूनिलैटरल डिसीजंस ये लोगों ने ले लेके श्रीलंका की हालत बिगाड़ दी है। इमरजेंसी रेगुलेशंस ये जो श्रीलंका की सरकार के पास है ये सब गलत हैं, इसके चलते कंट्री की इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई है, एसेंशियल्स की शॉर्टेज पड़ गई है। तो ये पूरी की पूरी सरकार का रूल करने का तरीका ही गड़बड़ है, इसको बंद करो। अब यहां पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हिसाब है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लंबे समय से श्रीलंका पैसा नहीं ले रहा, अब पैसा लेना है, लेना ही पड़ेगा। लेकिन अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने भी प्रॉब्लम है। आईएमएफ जब किसी कंट्री को पैसा देता है तो कल ही पाकिस्तान वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो बहुत सी शर्तें रखता है, सरकार के साथ इंगेज करता है, कुछ शर्तों पे पैसा देता है, सरकार को पैसा देता है, पैसा कहां खत्म हुआ उसको ऑडिट करता है, फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट देता है। अब श्रीलंका के अंदर कोई प्रॉपर सरकार है ही नहीं, तो आईएमएफ किसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा पैसा देने से पहले, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठ गया है। तो जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल न्यूज के रिस्पेक्ट में एक चीज आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला और थोड़ा लेट हो गया लेक्चर, प्लीज एडजस्ट। थैंक यू फॉर वाचिंग। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड।